गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से क्लास 12th बायोलॉजी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बायोलॉजी कोर्स चल रहा है उसमें हमने चैप्टर 1 NCERT से स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बच्चों, ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और जैसा कि आपको पता है कि अब तक जो है क्लास सभी लोगों को मिल रही थी, और आज के बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसकी क्लास केवल उन्हीं लोगों को प्रोवाइड होगी जो हमारे संस्थान के पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या जिनको जुड़ना है और नए बच्चे जुड़ना चाहते हों, जिन्हें हमारा पढ़ाने का जो टीचिंग पैटर्न है समझ में आ रहा है और जो वास्तव में लाभ लेना चाहते हैं, तो वो हमारे संस्थान के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए नीचे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उससे आप अपना जो है बात करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इसको हम अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको पढ़ना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? मींस ऐसे इवेंट्स जो आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जो होते हैं, वो सारे इवेंट जो होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम लोग कि ऑल दोज इवेंट्स which occurs after formation of zygote. All those events which occurs after formation of zygote called as post फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, यानी वो सारे इवेंट जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होते हैं, उन सारे इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। क्या? तो इसमें नंबर 1 दी जाइगोट, और नंबर 2 एम्ब्रायोजेनेसिस। दोबारा समझ लीजिए आप लोग, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की चर्चा कर रहे हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? देखिए, हमने आपको जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो समझाया था। फर्टिलाइजेशन से पहले जो होता है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो इसलिए इस तरह से जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल में ये 3 इवेंट्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऑल दोज इवेंट्स विच अकर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट, जैसे आपको पता है, मेल और फीमेल जब गैमेट फ्यूज करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसे जाइगोट बनता है। तो जाइगोट से पहले तक का इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस जुड़ जाते हैं और जुड़कर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम काउंट करते हैं। तो इसमें ये 2 चीज़ें आती हैं, जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। देखिए, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस जुड़ जाते हैं, तो उसके जुड़ने से क्या होता है आपस में, जैसे ये मान लीजिए मेल गैमीट है और ये आपका फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट को आपको पता है स्पर्म कहते हैं, इसको हम ओवम कहते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होता है जाइगोट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, इनकी प्लॉइडी लेवल आपको सबको याद होना चाहिए कि इनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है। जैसे स्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका प्लॉइडी लेवल एन हुआ,
ओवम है, ये भी हैप्लॉइड होता है, इसका भी प्रायोरिटी लेवल n होता है। जब n और n आपस जुड़ जाते हैं तो ये 2n बनता है, तो जाइगोट होता है। तो जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट रेस्पेक्टिवली। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब हम थोड़ा जाइगोट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक उतार लिया होगा। देखिए ये जो जाइगोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये कई मायनों में इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए होता क्या है कि जाइगोट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जाइगोट डेफिनेटली बनता है, चाहे वो कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहे हो रिप्रोडक्शन का, लेकिन जाइगोट फॉर्मेशन इज यूनिक इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो यही बात लिखेंगे हम लोग कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट is unique feature. Formation of zygote is unique feature in all sexually reproducing organism। समझ आ गया कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, लोअर से लेके हायर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर एनिमल से हायर एनिमल, लोअर प्लांट से हायर प्लांट, कोई भी हो, यदि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यही बात है कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज ए यूनिक फीचर इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह जाइगोट बन जाता है। आपको पता है जाइगोट का प्रायोरिटी लेवल कितना होता है, 2n। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद जाइगोट का फेट क्या है, इसका भविष्य क्या है, तो सेकंड पॉइंट इसके फेट पे लिखते हैं कि फेट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ individual have and environment in which individual exist। मीन्स ये इसका फेट होगा। जो जाइगोट जैसे मेल और फीमेल के फ्यूजन से जाइगोट तो बन जाता है, अब जो जाइगोट बनता है उसका होता क्या है, तो आगे जो प्रोसेस जाइगोट में संपन्न होनी है, जो भी प्रोसेस चल रही है, वो डिपेंड करती हैं लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल किस टाइप का लाइफ साइकिल आगे प्रोसीड करेगा। और दूसरी चीज़ है उसका एनवायरनमेंट, वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहता है। ये इन सब चीज़ों पर, इन सारे फैक्टर्स पर इस जाइगोट का जो भविष्य है वो डिपेंड करता है। तो फेट ऑफ जाइगोट डिपेंड अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल है एंड एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल एग्जिस्ट। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं कि यहीं देख लेते हैं, बाद में मिटाएंगे कि इन दोज, या कह सकते हो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म। देखिए हम फेट की बात कर रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। जाइगोट इज फॉर्म
outside of environment, मतलब जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट बॉडी के बाहर यानी एनवायरनमेंट में फॉर्म होता है। दूसरा है इन इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको पता होगा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट होता है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, जाइगोट इज फॉर्म inside the body of organism। जो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट का निर्माण जो है बॉडी के भीतर होता है। तो ये जाइगोट का फेट हुआ। तो आपने देखा कि जाइगोट का जो फेट होता है वो लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंट दो चीज़ों डिपेंड करता है। जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट यानी वातावरण में बाहर के लिए होता है। जो इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन जाइगोट का फॉर्मेशन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी बॉडी के भीतर होता है। तो इस तरह से ये इसका फेट होता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। यदि हम इसकी और आगे फर्दर डिटेल देखेंगे तो और चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं ऐसी ऑर्गेनिजम्स की जो जैसे कि फंगस की है और एल्गी है, इनकी जब बात करते हैं तो क्या होता है थोड़ा उसमें समझ लीजिए। इन फंजाई एंड एल्गी, ये एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। फंजाई और एल्गी में जो इन फंजाई एल्गी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन फंजाई एंड एल्गी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के निर्माण के बाद क्या होता है, ए थिक हार्ड रेसिस्टेंट कवरिंग, थिक हार्ड रेसिस्टेंट कवरिंग डेवलप on around zygote which protect the zygote from desiccation and damage, यानी कि सूखने से, एंड डैमेज और किसी तरह की उसको नुकसान से, ठीक है, उससे रक्षा करती है। यानी कि जब एल्गी और फंजाई में जाइगोट जो बनता है, ये जाइगोट है मान लीजिए जिसका न्यूक्लियस है, तो जाइगोट के ऊपर ऐसे हार्ड कवरिंग बन जाती है। जाइगोट के ऊपर इस तरह हार्ड कवरिंग, ये है आपकी हार्ड कवरिंग ओवर दी, ये क्या है आपका जाइगोट। जाइगोट के ऊपर इस तरह से हार्ड कवरिंग बन जाती है, और ये जो हार्ड कवरिंग है इस जाइगोट की किससे रक्षा करती है, डेसिकेशन से, सूखे साखे, इस बात इसको जाइगोट सूख ना पाए और सब उसको कोई डैमेज, कोई नुकसान ना कर पाए, दूसरा कोई एनिमल इसको या दूसरा कुछ दूसरे इन्वायरमेंट फैक्टर जो होते हैं उसको नुकसान ना करे। इससे जो है जाइगोट की ये रक्षा करने का यानी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो समझ में आ गया। फंजाई और एल्गी में क्या होता है, इन एल्गी एंड फंजाई आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट थिक हार्ड रेसिस्टेंट कवरिंग डेवलप
on around zygote which protect the zygote from desiccation and damage। तो ये आपकी डायग्राम बना रखा है, इससे आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या होता है, अगर यदि हम ऐसी ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पास होता है, ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जाइगोट अंडरगो मियोसिस सेल डिवीजन। कौन सा होगा, मियोसिस। देखिए दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, बनने वाली सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और जो माइटोसिस होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट अंडरगो मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, which form haploid spore, these spore on germination, give rise to new individual। एक एग्जाम्पल आपका ये हो जाता है। आज क्लास 11 में हम लोगों ने जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 3 तरह के लाइफ साइकिल पढ़े थे डिफरेंट एल्गा में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हम उसी में एक बात की है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जाइगोट अंडरगो मियोसिस सेल डिवीजन, जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद वो मियोसिस, जाइगोट जब मियोसिस सेल डिवीजन चला जाता है, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद में आपको पता है जो भी सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी मतलब स्पोर्स बनेंगे कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर, इसलिए लिखा है मैंने हैप्लॉइड स्पोर्स विच फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। मियोसिस के बाद में क्या बनता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जाइगोट में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और यही स्पोर जर्मिनेशन करके, अंकुरण करके फिर से नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। तो मोस्टली जो एल्गा होते हैं, जो लोअर प्लांट्स हैं, थैलोफाइट्स में आते हैं, उनमें इस टाइप से लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। तो दिस इज द जाइगोट। इसके बारे में लास्ट पॉइंट और लिखेंगे हम लोग कि जाइगोट इज कंसीडर्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जाइगोट इज कंसीडर्ड एज अ वाइटल लिंक, जाइगोट इज कंसीडर्ड एज दी वाइटल लिंक। ये हम पिछले लेक्चर में इसको हमने पढ़ा भी था, मैं दोबारा इसको बता रहा हूं। जाइगोट इज कंसीडर्ड वाइटल लिंक बिटवीन जाइगोट इज कंसीडर्ड वाइटल लिंक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ओके, मतलब ये भी नहीं चलेगा इसमें, हैं? तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जाइगोट इज कंसीडर्ड एज वाइटल लिंक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज between organisms of one generation to
नेक्स्ट जनरेशन। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जाइगोट जो है वो एक वाइटल लिंक है, दो स्पीशीज या दो जनरेशन को जोड़ने वाली, पेरेंट जनरेशन को उनकी ऑफस्प्रिंग से जोड़ने वाली जो वाइटल लिंक है, जो कनेक्टिंग लिंक है, वो क्या है? जाइगोट है, जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करने का काम करती है। मतलब जाइगोट के द्वारा ही एक स्पीशीज जो है अपने आप को सरवाइव करवा पाती है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। तो ये सब कुछ जो है इतना हमको जाइगोट के बारे में आपको बताना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का जो दूसरा इवेंट है वो है एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यदि हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस नाम देखिए, दो यदि एक संधि विच्छेद करें, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें दो शब्दों से बना हुआ है, जो एम्ब्रियो एंड जेनेसिस। एम्ब्रियो मतलब आप जानते ही हो, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो होता है और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो कह सकते हैं, इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनेगा? फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। समझ में आ गया? एम्ब्रायोजेनेसिस। तो डिप्लॉयड जाइगोट यानी जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। फिर देखिए एक चीज और इसमें बताना है कि द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस is completed in 2 steps। 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? नंबर 1 सेल डिवीजन और नंबर 2 होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो पहला है सेल डिवीजन और दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। इन 2 स्टेप्स में प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस कंप्लीट होती है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो अब इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन मीन होता है डिवीजन ऑफ सेल। तो जब सेल डिवाइड करती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। ठीक है, जब सेल डिवाइड करेगी तो नेचुरल है कि जो नंबर ऑफ सेल है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और सेल डिफरेंशिएशन क्या है कि जो सेल डिवीजन के बाद सेल्स बनी हैं, यानी ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनी हैं, वो सेल बाद में क्या होती है? मैच्योर हो जाती हैं और मैच्योर होने के बाद वो टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस पूरी होती है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 प्रोसेस, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब उतार लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए सेल डिवीजन से क्या होता है, बताया था अभी। यहां जो सेल डिवीजन होगा, ध्यान दीजिएगा, अब जो एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान जो सेल डिवीजन होगा वो डिवीजन होते हैं माइटोसिस। ठीक है ना? माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं यहां पर। तो देखिए आफ्टर एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है? जो सेल डिवीजन इंक्रीज
सेल डिवीजन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो सेल डिवीजन से एम्ब्रियो के भीतर नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, बताया था ही मैंने। एंड दूसरा बताया था आपका, क्या बताया था, सेल डिफरेंशिएशन। एंड सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन क्या करेगा, सेल डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ group of cell involve modification of group of cell into distinct tissue या specific tissue which modify into organ and है, ठीक है, organ system which modify into organ and organ system। तो ये सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, मैं बताया था कि एम्ब्रियोजेनेसिस में ये दो प्रोसेस चलती हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन अगर होगा तो उससे क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है उसमें नंबर ऑफ सेल की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। और सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो सेल बन गए हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो फॉर्म हो गए हैं, उनको मॉडिफाई करता है इसमें, जिससे वो क्या होते हैं, अलग अलग टिश्यूज में, और टिश्यूज से फिर अलग अलग ऑर्गन, और ऑर्गन से अलग ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इसी एम्ब्रियोजेनेसिस को हम एनिमल्स और प्लांट्स में पढ़ते हैं। देखिए कि जब ये एम्ब्रियोजेनेसिस, हम इसको पहले एनिमल्स पे बात करते हैं। एनिमल्स के केस में यदि हम देखें तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है एनिमल में, कि आपको पता है कि एनिमल को हमने एनसीईआरटी की बेस पे बात करते हैं तो दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है, ठीक है। एनिमल्स आर either oviparous और viviparous। एनिमल जो होते हैं या तो ओविपेरस होते हैं या फिर वो विविपेरस होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन depend on development of embryo। ये जो क्लासिफिकेशन हम लिखे हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। देखिए, ओविपेरस को कहते हैं हम एग लेइंग एनिमल, और विविपेरस कहते हैं दोज एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस। तो इसको लिख भी लेंगे, ओविपेरस कहलाते हैं एग लेइंग एनिमल, और विविपेरस जो होते हैं गिव बर्थ टू यंग वन, जे बच्चों को जन्म देने वालों को विविपेरस कहते हैं हम। तो ये जो क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि जो एग का फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज एग जो बॉडी के बाहर ले किए जा रहे हैं तो ऐसे एनिमल जो होते हैं ओविपेरस कहलाते हैं। और अगर यदि फर्टिलाइज एग बॉडी के बाहर ले नहीं किए जा रहे हैं
और उन एग से वो एग मतलब बॉडी के भीतर, फीमेल की बॉडी के भीतर ही रह जा रहे हैं और उन एग से यंग वन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, उसे हम बोलते हैं बेबीफेरस। दूसरी बात देखिए, चांस ऑफ सर्वाइवल की बात करते हैं तो ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं इनके न्यू वंस के चांस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं, इनके प्रोटेक्शन कम होता है, और जो बेबीफेरस होते हैं इनके चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जाओ तो कॉमा करके लिख सकते हैं हैव लेस चांस ऑफ सर्वाइवल। इनमें क्या लिखेंगे, हैव मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ओविपेरस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब क्या हैं, ओविपेरस एनिमल्स के ग्रुप हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है, एनिमल एग ले करता है और एग के चारों ओर वो एक खोल भी बनाता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का कवर कहते हैं। जो शेल होती है ये एग है। ओविपेरस एनिमल जो होते हैं वो एग ले करते हैं, एग के ले करने के साथ ही साथ उसके चारों ओर एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई शेल भी चला देते हैं जिससे जो एग है वो उसकी डेसिकेशन और डैमेज से प्रोटेक्शन हो सके। बाद में ये जो एनिमल्स होते हैं ऐसे एग को किसी सेफ प्लेस पर ले जा करके छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पर इन्हीं एग से न्यू वंस का फॉर्मेशन होता है, अगर यदि ये अपने एनेमी या दूसरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उससे बच जाते हैं तो। लेकिन बेबीफेरस में ऐसा नहीं होता। बेबीफेरस में क्या होता है, जो एग होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर रहते हैं, वहीं पर उनका डेवलपमेंट होता है, बाद में उनसे डेवलपमेंट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से यंग वंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब यंग वंस मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो फीमेल बॉडी से पार्चुरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो बेबीफेरस के एग्जाम्पल जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्लेसेंटल मैमल जितने भी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, प्लेसेंटल मैमल्स वो सारे जो हैं क्या होते हैं, बेबीफेरस के अंतर्गत आते हैं। और जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या हैं, ओविपेरस के अंतर्गत आते हैं। तो दिस इज अबाउट बेबीफेरस एंड ओविपेरस। ठीक है, अब हम लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस एनिमल्स के अलावा हमको प्लांट्स में ही पढ़नी होती है। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस होते हैं। आपको पता है कि जितने भी हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो फ्लावर्स में होती है। ठीक है, तो इन प्लांट्स आपको पता होना चाहिए, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, फ्लावर में हुआ था। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंज होते हैं। देखिए कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, ये सब होते हैं, क्या होते हैं, विदर्ड हो जाते हैं। विदर्ड माने शेड के, ये गिर जाते हैं। कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन इनका क्षय हो जाता है, ये गिर जाते हैं। और जो आपका कार्पल है, कार्पल रिमेन अटैच्ड टू फ्लावर। ठीक है, ये समझ में आ गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर के कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन विदर्ड छट जाते हैं, और कार्पल जो है वही कार्पल, इसी को हम पिस्टल भी कहते हैं, ये जो है फ्लावर से जुड़ा रहता है। और कार्पल या पिस्टल का इसके अलग पार्ट, अलग मॉडिफिकेशन होता है। क्या क्या होता है, इसकी जो ओवरी होती है, पता होगा, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट बॉल,
फ्रूट वॉल और पेरिकार्प। पेरिकार्प। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट वॉल और पेरिकार्प। ओव्यूल डेवलप इनटू, जो ओव्यूल जो बनेंगे वो क्या होंगे, वो डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। और जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो बना था वो किस में डेवलप हो जाता है, डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो इस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट्स में जो चेंजेस आते हैं वो इस तरह से हैं। दोबारा समझ लीजिए, प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको पता है फ्लावर में होती है, फ्लावर के सारे पार्ट्स हैं, तो फ्लावर का कैलिस, कोरोला, स्टेमन शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, विदर्ड हो जाते हैं। और जिसका फीमेल जो पार्ट है वही वाला पार्ट जिसे हम कार्पल कहते हैं, वही पार्ट जो है प्लांट से अटैच रहता है। तो कार्पल लिमेंट अटैच टू दी फ्लावर, इसमें इसी कार्पल के तीनों पार्ट्स हैं। ओवरी, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट वॉल या पेरिकार्प, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जैसे कि आपने पी देखी होगी, मटर जो देखी होगी, उसमें आप डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी बना हुआ है, तो आपने देखते होंगे इसमें इस तरह से मटर लगी हुई होती है ना, देखा होगा। तो ये जो होती है इसी को हम पेरिकार्प कहते हैं, ये फ्रूट वॉल है। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है आफ्टर एम्ब्रायोजेनेसिस। तो बच्चों हमारा जो है इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है, और टॉपिक के साथ ही साथ ये चैप्टर भी आज आपका फिनिश हो जाता है। अगला चैप्टर जो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो चैप्टर नंबर 2 है, उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। अब देखिए क्या करना है कि इतना जब पूरा हो जाता है, अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर बचते हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं। इसके अलावा कोई और दूसरी आप असिस्टेंट बुक आपने दे रखी है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे लिखे नंबर पर उस प्रॉब्लम को आप सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, और जिससे वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएंगी। कोई प्रॉब्लम होगी हर तरह की प्रॉब्लम को आपकी सॉर्ट आउट यहाँ से किया जाएगा। तो आज तक की जो वीडियोस थी वो सबके लिए थी, लेकिन अब इसके बाद जो आने वाली वीडियोस हैं वो केवल उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो हमारे संस्थान के पेड ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।